अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एजेंडा पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज हम बात करेंगे ब्लू इकॉनमी के हवाले से और ये वो सब्जेक्ट है जिस पे अमूमन गुफ्तगू नहीं होती, लेकिन इस पे गुफ्तगू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और चूँकि अगर हम ब्लू इकॉनमी की बात करें तो कहा यह जाता है कि ये 30% वर्सेस 70% की जंग है, यानी 70% पानी और 30% खुश्की। और ये वो वसाइल हैं जिसके लिए पूरी दुनिया लड़ रही है। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिन भी, क्योंकि जो असल जंग होगी वो पानी ही पे होगी और पानी ही की जंग होगी। लेकिन हम समंदर की जो वसअतें हैं उनका इस्तेमाल और वो पाकिस्तान की इकॉनमी में कितना किरदार अदा कर रही हैं और कितना किरदार अदा कर सकती हैं, इसकी अहमियत और अफादियत क्या है। अगर हम सी पैक की बात करें, और सी पैक जो कि गेम चेंजर मनसूबा है पाकिस्तान की और इस खित्ते की किस्मत को बदलेगा, और किस तरह पाकिस्तान के लिए ये कितना अहमियत का हामिल है, और साथ ही साथ पाकिस्तान की इकॉनमी में ये मनसूबा कितना किरदार अदा करेगा, और ब्लू इकॉनमी जो है वो क्यों पाकिस्तान में इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं होती और क्यों हम इसकी अहमियत और अफादियत को नहीं समझते। इस इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब। आप सीनियर दिफाई तज़कियाकार हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ खुशामदीद करते हैं। मेरे साहब, आज का जो टॉपिक है हमारा बड़ा यूनिक है, चूँकि अमूमन हमने देखा कि ये वो टॉपिक है जिस पर गुफ्तगू नहीं की जाती। और ये हमारी ज़िंदगी में, चाहे हम सी फूड की बात करें, चाहे हम सी साइड की बात करें, टूरिज़म की बात करें, फूड की बात करें, पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत अहम किरदार है इस चीज़ का। लेकिन हम शायद इसको मिस कर जाते हैं या इसको उस तरह रेट नहीं करते जिस तरह हम बाकी चीज़ों को कर रहे होते हैं। किस तरह देखते हैं ब्लू इकॉनमी को? देखिए, ओशंस कहते हैं कि ओशंस आर द फ्यूचर। 2/3 आपने बताया कि 1/3 जो है पानी है और दुनिया के अंदर। और तो ये ब्लू इकॉनमी बेसिकली उस सारी इक़्तिसादियात को आप कहते हैं जो समंदर से रिलेटेड होती है। ठीक है। तो वो इक़्तिसादी चीज़ें वो तमाम, जिसमें आप कह लें कि ओशन इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, एसोसिएटेड ओशन इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं और एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, ये सब इसके अंदर शामिल हैं। पाकिस्तान में जिस तरह हम रोज़ाना इंतज़ार करते हैं कि शायद सऊदी अरब की तरह या गल्फ़ की तरह हमारे अभी एक रात में अचानक कोई कुएं में से तेल निकल आए और हम सब एकदम से अचानक जो है पाकिस्तानी सब ठीक हो जाए और पाकिस्तान जो है वो उस मुश्किल से निकल आए, तो ये इनके पास तेल मौजूद है पानी की शक्ल में। ये जो बहरिया अरब है आपके पास, और ये आपकी 1000 किलोमीटर की जो आपकी साहिली पट्टी है, जो आपकी सरकरी से शुरू होकर जीवानी तक चलती है, इसमें 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका आपको मिला हुआ है, जो कि इंटरनेशनल पानी का, जिसको आप बॉर्डर कहते हैं, जो आपका इक़्तिसादी जोन कहलाता है पानी का। उसके अलावा 50,000 किलोमीटर का आपको एक्स्ट्रा कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। इस ये इलाका माला माल है मादनियात से, और वो तमाम चीज़ें जो तेल से हासिल की जा सकती हैं वो हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। अब आप देखिए कि अगर हम इस तरफ तवज्जो दें, इंडिया की जो है इस वक्त, अगर हम अपने जो दुश्मन से कंपेयर करें तो इंडिया या बांग्लादेश, इंडिया की इस वक्त 76 पोर्ट्स हैं, ठीक है। और सिर्फ एक पोर्ट जो कंदाना पोर्ट कहलाती है, वहाँ पे उन्होंने एक ऑयल रिफाइनरी लगाई है, जो वहीं पे जहाज आते हैं, रॉ ऑयल लेकर आते हैं और उसको वहीं पे रिफाइन करते हैं और उसको फिर वापस वहीं से वो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो $10 बिलियन खाली जो है वो एक कंदाना पोर्ट से जो है इंडिया सिर्फ एक रिफाइनरी से कमा रहा है। हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट है आप देखें वो $22 बिलियन की हैं, जबकि इंडिया खाली एक जो है वो ऑयल रिफाइनरी के थ्रू और पोर्ट के थ्रू ये $26 बिलियन जो है वो हमारे $22 बिलियन से भी ज़्यादा, $26 बिलियन वो खाली एक उससे कमा रहा है। थाईलैंड आप देखें खाली फिशिंग से $12 बिलियन सालाना कमाता है। तो क्या हम फिशिंग नहीं कर सकते? हमारी इतनी इंडस्ट्री यहाँ पे हो सकती है। पूरा समंदर है हमारे पास इतना बड़ा, 1000 किलोमीटर जैसे मैंने बताया। हमारे पास टोटल 3 पोर्ट्स हैं और एक शिपयार्ड है। सिर्फ अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ तकरीबन 30-35 शिपयार्ड है। इसी तरह इंडिया के अंदर तकरीबन कोई 40-45 शिपयार्ड है जहाँ वो जहाज बनाते हैं। हमारे पास एक शिपयार्ड है, टोटल 3 पोर्ट हैं, ठीक है, जिसमें पोर्ट कासिम है, कराची पोर्ट है, कभी ग्वादर पोर्ट वो भी हम नहीं चला पा रहे, तो चाइना के मदद से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो छोटी छोटी वो जगह है उनको हम डेवलप कर सकते हैं। क्या वजह है मिर्जा साहब, इस तरफ क्यों फोकस नहीं किया गया या हमारी तरजीहात में शामिल नहीं था? अब हमारे पास पोर्ट्स होनी चाहिए थी, हमारे पास शिप्स होने चाहिए थे, हमारे पास
जिस तरह आप फिशरीज की बात कर रहे हैं, तो फिशरी पे तो 2005 में तो पाबंदी लग गई थी, क्योंकि अब हमारी जो फिशरीज हैं, जब हम उनको फिशिंग करने के बाद लेके आते हैं, उनकी पैकिंग प्रॉपर नहीं होती, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम नहीं मीट करते, तो हम क्यों पीछे हैं? देखिए, गवर्नमेंट का काम है इंसेंटिव देना। जब आप देखिए, गवर्नमेंट ये सारी इंडस्ट्री नहीं लगाती। गवर्नमेंट हमेशा जो कंट्री तरक्की करता है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या पब्लिक ओन्ड जो इंडस्ट्री होती है उनके थ्रू करता है। तो गवर्नमेंट जब इंसेंटिव नहीं देती है, गवर्नमेंट का फोकस नहीं होता इन चीज़ों की तरफ, तो वो इसके ऊपर काम नहीं करती। देखिए, गवर्नमेंट का काम है इंसेंटिव देना, और गवर्नमेंट कभी भी खुद इंडस्ट्रीज नहीं लगाती। गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंडस्ट्रीज लगाती है, या जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इंसेंटिव देती है और वो वहाँ आता है और वो इंडस्ट्री लगाता है। पूरी दुनिया के अंदर यही मॉडल फॉलो हो रहा है। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि हुकूमत फोकस कर रही होती है हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ, ठीक है, नैब की तरफ, इन चीज़ों की तरफ, और इन चीज़ों को वो भूल जाते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ ओपन इंसेंटिव रखे, टैक्स रिलैक्सेशन रखे। अभी तो टैक्स आ ही नहीं रहा, तो आपको टैक्स रिलैक्सेशन देने में क्या माने हैं? अगर आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज से बात कर लें, जो प्राइवेट आपके यहाँ पे इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनसे बात कर लें कि आप आए यहाँ इंडस्ट्री लगाएं। इतनी ज्यादा इंडस्ट्री है, मैंने आपको इसी बताया। न सिर्फ फिशरीज की अगर हम बात करें, या हम सी साइड की बात करें, या समंदर के हवाले से बात करें, किसी भी डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर का और हुकूमतों के दरमियान बहुत बड़ा गैप है। इस गैप की वजह क्या है? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि समंदर में ड्रिलिंग शुरू हुई थी कि तेल के गोले निकलने वाले हैं, पता नहीं कुछ फिर नीचे गए वो, तो उसके बाद फिर उसको स्टॉप कर दिया। अली ज़ैदी साहब ने कह दिया जी हम तो सऊदीया को भी हम वो कर देंगे, हम दुबई को भी पीछे छोड़ देंगे। अच्छा, दावे इतने बड़े बड़े करते हैं, वो ड्रिलिंग इन्होंने वापस रोक दी। तो क्या वजह है कि या तो हम इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको ही नहीं इस चीज़ की अहमियत का पता, और वो इस तरह की स्टेटमेंट्स पास कर देते हैं? फोकस नहीं है। सही। अगर आप बात कर रहे हैं, ज़ैदी साहब ने कहा वहाँ नहीं भी निकला, तो और दूसरी जगह पे होना चाहिए, ठीक है। ये समंदर भरा हुआ है आपका, ठीक है। आप देखिए कि इसकी पट्टी के साथ साथ सारा गल्फ और सारा ये ईरान और ये सभी इसके साथ लगता है, जहाँ ये ऑयल रिच कंट्रीज हैं सारी, और नहीं है तो हमारे पाकिस्तान में नहीं निकल रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, मैंने बताया कि थाईलैंड खाली जो है 10 से 12 बिलियन डॉलर फिशिंग से करता है। आप यहाँ पे जो है वो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएं, फ्रोजन सी फूड के प्लांट्स लगाएं, तो ये आपकी इंडस्ट्री जो है खाली फिशिंग से ही आप पूरा मुल्क चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि फोकस नहीं है, ब्यूरोक्रेसी बीच में एक बहुत बड़ी हर्डल है, वो हर जगह पे अपना कमीशन मांगती है। पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी का मतलब ही है कमीशन, कि आपने कोई भी काम करना है कमीशन देना है, उस प्रॉफिट में से हिस्सा देना है। जब तक वो बंदा बैठा हुआ है जो मैटर करता है, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो देखें, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप देखें गडानी पे हमारी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री वो है, वो भी इंडिया में शिफ्ट हो चुकी है, बांग्लादेश में शिफ्ट हो रही है, जो पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। शिपयार्ड आपका है, एक है, उसको और बनाना चाहिए। 3-4 पोर्ट्स आपकी जो पुरानी जो चली आ रही है उनको आप डेवलप कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं सरकरीक वाली, शायद चाइना के साथ मिलकर ये उसको भी डेवलप कर रहे हैं, शायद वो हो जाए। लेकिन आप देखें, आपके पास गिडानी है, सोमियानी है, जीवानी है, ये सब आप डेवलप कर सकते हैं। ये कोस्टल हाईवे है मेजर साहब, आपने देखा भी है, और इतना खूबसूरत ये है कि हम टूरिज्म पे इतना अच्छा कमा सकते हैं, फिशिंग पे हम इतना कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जिस तरह शिपयार्ड की बात कर रहे हैं, ग्वादर हमारे पास इतना खूबसूरत पोर्ट है, हम इसको मार्केट क्यों नहीं कर पा रहे? हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है उस इन्वेस्टर को पाकिस्तान की तरफ लाने में क्यों कामयाब नहीं हो रहे? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारी चीज़ें में अंडर प्रेशर भी है। कुछ ब्लॉक्स के डिसीजन हैं कि जी वेस्टर्न ब्लॉक में जाना है, कि चाइनीज़ ब्लॉक में जाना है, कि रशियन ब्लॉक में जाना है, तो थिंग्स लाइक दैट, जिसकी वजह से ये चीज़ें सफ़र कर रही हैं। थोड़ा सा ये भी इशू है, कुछ गल्फ कंट्रीज हैं हमारे दोस्त, उनकी वजह से भी बहुत सारी चीजें हमारी रुकी हुई हैं। लेकिन गवर्नमेंट अगर तो फोकस नहीं कर रहे ना, जो यानी कराची का बिजनेसमैन है वो ग्वादर नहीं जाने को तैयार, जो पंजाब का बिजनेस है वो इस तरफ कोस्टल हाईवे की तरफ आने को। गवर्नमेंट असल में ये इस वक्त फोकस नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को मैंने जिस तरह से कहा कि ये अगर लोगों को इंसेंटिव दे कि जी ये चीज़ें हैं, हम आपको टैक्स की रिलैक्सेशन देते हैं, आप आएँ इधर अपनी इंडस्ट्री लगाएं साहिली पट्टी के ऊपर, वो उनको दें, तो ये बहुत बड़ा इधर पोटेंशियल है। देखिए, हमारे पास जो है वो सी मिनरल्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, सी फूड भरा हुआ है। हमारा समंदर जो है इस वक्त दुनिया की बेस्ट फिश यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंग्रोव्स के आप देखें कि हमारे पास हैं। फिर इसी तरह से जैसे वो बंडल आइलैंड बनाना चाह रहे थे कि डीप सी है हमारा, हमारी गुल्लक ये है कि हमारे पास तो लोगों को तो डीप करना पड़ता है, तो कुदरती तौर पे हमें ये देखिए, अल्लाह की तरफ से हमें हर चीज़ अवेलेबल है।
आप रेकोडेक ले लें, बलूचिस्तान के मिनरल्स ले लें, लेकिन मसला सिर्फ यही बना हुआ है कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम इनको, हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो अपने ही दौर के अंदर कहीं से पैसे जनरेट करे, तो उनके पास सबसे आसान यही होता है कि IMF से उधार ले लो, ठीक है, क्योंकि जिन सारी चीज़ों में टाइम लगना है और उस वक्त तक उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जानी है। तो ये चीज़ें जो भी बब्बी शुरू होती हैं, चाहे वो आपका मिनरल्स का हो बलूचिस्तान में या आपका समंदर का ये ब्लू इकोनॉमी हो, इसमें 10 से 15 साल लगेंगे बिल्ड होने में, तब इसमें से पैसा जनरेट होना शुरू होगा। तो कोई भी गवर्नमेंट ये काम इसलिए भी नहीं करती कि हमारे तो दौर में ये मुकम्मल ही नहीं होना है तो हम क्यों करें, इसलिए वो और दूसरी जो गवर्नमेंट आएगी वो उसका सारा क्रेडिट ले लेगी। तो ये एक सिलसिला चला हुआ है ब्लेम के हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से ये है। लेकिन बहुत पोटेंशियल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जैसे हमारी बात हुई थी सऊदी अरब से कि जी ग्वादर के अंदर वो रिफाइनरी लगाया है, तो हम बहुत, आप देखिए ऑयल सिटीज सारे जो है ना वो पोर्टों के करीब बन रहे हैं, उनको ऑयल सिटी कहते हैं। उसमें तुम्हारी तमाम रिलेटेड इंडस्ट्री लगती है जो ऑयल से रिलेटेड हो। फिर आप देखिए डीप सी ऑयल एक्सप्लोरेशन है वो हो सकती है, ड्रेजिंग है, फिर आइलैंड को आप, ये टूरिज्म है जिसे आप ओशन टूरिज्म कहते हैं। आप देखिए कि सारी दुनिया के अंदर जो है टूरिज्म सबसे ज्यादा और जो है वो साहिल पर होता है, बीचेस के ऊपर होता है, और यहाँ पे जो आइलैंड्स होते हैं उसको डेवलप किया जाता है। वहाँ फेरी सर्विस चल रही होती है, वहाँ क्रूज शिप्स चल रहे होते हैं, उसमें लोग जिसे जो है वो एंजॉय करते हैं और टूरिज्म होता है। हमारे इतने आइलैंड्स हैं, आपने देखा चारना आइलैंड, बंडर आइलैंड, आप अगर नक्शे पे देखें तो आपको बेशुमार आइलैंड गवर्नमेंट चाहे, अभी बंडर आइलैंड गवर्नमेंट बिल्ड करना चाह रही थी तो सिंध गवर्नमेंट ने उसको बाहर कर दिया कि जी आप नहीं कर सकते। तो ये जब तक ये सारे पाकिस्तान में कोई एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं आएगी जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल होगा और वो अपनी मर्जी से काम कर सकेगी, तब तक ये चीजें मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मतलब इस चीज को आप कितना समझते हैं कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब भी नहीं है, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है कि अगर आप किसी इस तरह के मिनिस्टर को टूरिज्म की मिनिस्ट्री देंगे जो खुद कुछ 4-6 मुल्क उसने देखे हों या वो टूरिज्म का शौक रखता हो, तो वो डेवलप करेगा। यहाँ होता ही है कि एक बयान आ जाता है, उसको खुद से पता नहीं होता। अगर हम इनकी बात करें जुल्फिकार बुखारी साहब की, तो उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान में आप कौन सी जगह पे जाना पसंद करेंगे, तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या जवाब दूँ। तो घूम फिर के उसने लाहौर और कराची की बात की, हालांकि वो नॉर्दर्न एरियाज का कह सकते थे, वो गवादर का कह सकते थे। तो ये तो है कि एक बंदे को पाकिस्तान ही के बारे में नहीं पता तो वो पाकिस्तान का सफीर कैसे बनेगा। कि जो गवर्नमेंट में आता है उसने सबसे पहले तो मैंने बताया ना कि प्रोटोकॉल एंजॉय करने में लगा होता है कि मेरे प्रोटोकॉल में कोई कमी तो नहीं है, मेरी गाड़ियां तो कम नहीं है दूसरे के मुकाबले में। अगर उसके पास 25 गाड़ियां मिली हुई तो क्या मेरे पास भी 25 गाड़ियां हैं। फिर वो जॉब्स में मैं अपने जानने वालों को कितनों को मैं अकरबा बराबरी में कितनी कर सकता हूँ। तो वो जब इन चीज़ों पर उनका फोकस हो, उन्हें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं होती कि मुल्क में क्या हो रहा है। इसलिए मैंने बताया ना कि जब तक आपका ये सारी रिफॉर्म्स नहीं होती, और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का देखिए ये है कि अभी एक इमरान खान है, आपको पता है, वो आप लोग कह सकते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो करप्ट नहीं है, वो नेक नियत है, वो सब कुछ करना है। लेकिन इतना बड़ा मुल्क है, मुझे बताइए इमरान खान साहब के पास टोटल जो है वो 14 घंटे होते हैं, अगर वो फुल काम होना 16 घंटे भी काम करें, और तो उसमें वो क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। ये मुल्क उसी वक्त ठीक हो सकता है जब इसके अंदर छोटे छोटे आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, ताकि गवर्नेंस हो। देखिए हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना एजुकेशन है ना राइट पर्सन फॉर राइट जॉब है, हमारा जो मसला है वो गवर्नेंस है। अगर गवर्नेंस इतनी बड़े बड़े एरिया के ऊपर होती है कि मुराद अली शाह साहब को पता ही नहीं है कि जना फला इलाका उन्होंने देखा भी नहीं होगा, इसी तरह से जो सीएम बैठा हुआ है लाहौर के अंदर उसको पता भी नहीं होगा। लेकिन यही अगर जितने डिस्ट्रिक्ट हैं अगर इनको ये छोटे छोटे प्रोविंसेस में बना दें या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दें, तो वहां पर कम से कम ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर 17 डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है तो उसमें से अगर 5 में कम से कम जो है ना 10 में नहीं हो रहा तो कम से कम 7 में काम हो रहा हो। लेकिन लोकल बॉडीज की तरफ भी तो हम नहीं जा रहे, हम इख्तियारात भी तो नीचे नहीं दे रहे। और मिस्टर चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, एक चीज़ जो अमूमन हम डिस्कस भी करते हैं गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी कि हमारे यहाँ ना तो लॉबिंग का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना ही ब्लू इकॉनमी के बारे में पढ़ाया जाता है। ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इंटरनेशनली तो पढ़ाए जाते हैं लेकिन हमारे यहाँ लैग कर जाते हैं, हम इनको सिलेबस का हिस्सा ही नहीं बना पाते। क्या रीज़न है, क्यों हम एकेडमिया में भी बहुत पीछे? देखिए पाकिस्तान में अभी हमारे पास इस तरह की फैकल्टीज़ भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा जो स्पेसिफिक एजुकेशन में जो है वो इतने एजुकेटेड हो। ज़ाहिर है बाहर के लोग तो हमारे मुल्क में आके पढ़ाने से रहे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि शहरों में इस पर काम हो रहा है। जैसे कराची यूनिवर्सिटी में भी आप ले लें तो यू विल फाइंड कि वहाँ मैरीन रिसर्च है, मैरीन बायोलॉजी है, इस तरह के डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जो वहाँ काम कर रहे हैं। बड़ा मसला डिपार्टमेंट्स का एजुकेशन का नहीं है, मसला सारा गवर्नेंस का है कि जो
डिसीजन लेने वाली अथॉरिटीज होती हैं वो एक दिन में कोई एक मसला ही डिस्कस कर सकती हैं। इसलिए इनको अगर ये डिसीजन पावर जो है वो नीचे ट्रिल डाउन की जाए और छोटे छोटे एरिया को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना के किया जाए, तो वो अपने इलाके में उसे पता हो कि मेरा इलाका लगता ही कोस्टल बेल्ट है, मेरा जो छोटा सा जो ये मुझे एक पार्शियल प्रोविंस बना दिया है जिसमें सारा मेन एरिया ही कोस्टल, तो वो उसी को फोकस करेगा और उसको बिल्ड करने की कोशिश करेगा। फिर हमारे सिंसियरिटी नहीं है गवर्नमेंट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो डिसीजंस हैं वो लेने वाली अथॉरिटी सिर्फ इमरान खान साहब बैठ गए। इमरान खान साहब अब हर चीज़ को उसी तरह से सेंट्रलाइज किया हुआ उन्होंने अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो वो फिर चीज़ें नहीं हो पाती 16 घंटे में। वो क्या क्या कर सकते हैं इसमें कोई शक नहीं कि हमें कौम बनकर और तमाम लोगों को अपना इनपुट देना होगा और खासतौर पर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से काम करना होगा। सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नहीं, पूरी कैबिनेट और पूरा मुल्क जब साथ देगा, ब्यूरोक्रेसी साथ देगी, तो हम बेहतर हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया मेजर नदीम शेख साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, मेजर साहब की गुफ्तगू से आप कितना मुत्तफिक हैं, हमें आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। मुझे और एजेंडा पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।